पाकिस्तान जब भी कश्मीर में आतंक की बात कहता है तो वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत से नाराज रहते हैं। आप देखिए, जो हमारे सैन्य बल इन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर वहां पर अभी भी जारी है, और जो हमारे वीर गति को प्राप्त सैनिक हैं उनमें जो तीसरा नाम है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है जम्मू कश्मीर के ही डीएसपी हुमायूं भट्ट का। अब ये नौजवान भी उन्हीं परिस्थितियों से निकला है जो देश सेवा के लिए पल भर नहीं हिचका, आगे बढ़ा, आतंकियों से लोहा लिया और अपनी जान देश को समर्पित कर दी। यूं ही वादे करके वोट लेकर और नारेबाजियों से नहीं होती है देश की रक्षा। राष्ट्र रक्षा की जिम्मेदारी में क्या गंवाना होता है इस परिवार से पूछिए। 13 सितंबर की शाम सूरज ढलने के साथ जब तिरंगे में लिपटा सपूत घर लौटा, सिर्फ एक परिवार पर पहाड़ नहीं टूटा, पूरे देश की सांसें मानो थम गईं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट का परिवार है। बुधवार को अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान 29 साल के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए। जब श्रीनगर के हुमहामा इलाके से शहीद हुमायूं का जनाजा निकला, सबकी आंखें नम। शहीद डीएसपी जब सुपुर्दे खाक होते हैं तो वहां मौजूद हर शख्स खून के आंसू रोता है। इस वक्त हम सब इसको जानते हैं, ऐन जवानी के अंदर मौत आ गई। मौत जो है वो बुढ़ापा का इंतजार नहीं करती। इस बात के अंदर आता है सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो आखिरत की तैयारी में दुनिया में लगा रहे। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना। जब आखिरी विदाई दी जाती है तो दिलों में दहशतगर्दों को लेकर आक्रोश उबलता है। डीएसपी हुमायूं भट्ट उसी मिट्टी में दफन हो गए जिसकी सुरक्षा में खुद को न्योछावर कर दिया। अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते ये शहीद हुमायूं के पिता गुलाम भट्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में डीआईजी रहे। पिछले साल ही हुमायूं भट्ट की शादी हुई, उनकी 2 महीने की बेटी है। जंगल में छुपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी सुरक्षा बलों पर की। चूंकि कर्नल जो थे सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर, कंपनी कमांडर मेजर और डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो उस टीम की अगुवाई कर रहे थे। और जो ही वहां पर गोलीबारी हुई तो पहाड़ के पास गंभीर रूप से 3 अफसर घायल हुए और बाद में उन्हें श्रीनगर के सेना के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बड़गाम, आज तक। तो जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी इतना सक्रिय क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस समय भी ध्यान दीजिए, एक तरफ कोकरनाग में एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ राजौरी में एक एनकाउंटर पूरा हुआ है जहां पर आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। दरअसल पिछला 1 साल पाकिस्तान की छटपटाहट का साल रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने श्रीनगर में भी G20 की वर्किंग ग्रुप की बैठक की है, और इसके साथ ही पाकिस्तान को ऐसा शक है कि पाकिस्तान के भीतर जिस तरह के आतंकियों और अपराधियों को ठिकाने लगाया जा रहा है उसमें भारत का हाथ है। अब ये पाकिस्तान की बात है और इसमें कई तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका उपाय क्या है? ऐसा नहीं है कि आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत किया गया है। कई चीजें ऐसी की गई जिससे आतंक पर अंकुश लगा, लेकिन अभी कई और बातें कही जा रही हैं कि क्या बातचीत दोबारा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। क्या क्रिकेट या फिर फिल्में पूरी तरीके से आदान प्रदान बंद कर देना चाहिए? बहुत सारी इस तरह की सलाह दिए जा रहे हैं। एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी, एक राइफलमैन शहीद हो गए। शहादत के बाद अपने अपने सियासी चश्मे से सियासत सब दिखाने लगे। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश में गुस्सा, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला उसी पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ये बंद नहीं होंगे। हम लोग बेवकूफ हैं अगर हम समझते हैं ये बंद होगा। हम जाने खोते जाएंगे,
बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को वो घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी के शासन के समय जितने लोग अपने जान गंवाते थे उससे आज बहुत कम हुआ। फारूक अब्दुल्ला जी राजनीति कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी संवेदनशील विषय पे भी वो राजनीति कर रहे हैं। इसी के बाद बहस शुरू हो जाती है कि आतंक का नाश गोली से होगा या गोली से होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कि जब ऐसा मौका, जबकि ऐसी घटना घट गई हो जिसमें देश शोक में हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर में इतना बड़ा आघात हुआ है, कम से कम इतनी तो शर्मिंदगी रखो कि अपना मुंह बंद रखो, उनको श्रद्धांजलि दो। उस टाइम पे चुप रहो, कहो कि ये सब कुछ हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं, हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं, ये बयान देना चाहिए था आपने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान की गारंटी लेते हैं कि कल अगर जयशंकर साहब या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करती है तो पाकिस्तान ये सब षड्यंत्र बंद कर देगा? क्या इसकी गारंटी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब लेंगे? विपक्षी गठबंधन में शामिल फारूक की राय में पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा खुले, जबकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान से बात तो छोड़िए, मैच तक नहीं खेलना चाहिए। क्या है, आप बोलते हो हम पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। दूसरी तरफ पे कश्मीर में पीओके वाले हमारे अंदर घुसकर हमारे जवानों को मार रहे। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल रहे, उनके साथ व्यवहार भी कर रहे और हमारे जवान मर रहे। जब ये हो रहा था उस वक्त, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि पाकिस्तान को हम मुंबई में क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, देश में नहीं खेलने देंगे, यह हमारी भूमिका है। संजय राउत के बयान का सारांश यही कि उनकी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ थी, आगे भी रहेगी। जो बात उद्धव की पार्टी की तरफ से कही गई, वही बात केंद्रीय मंत्री और सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह भी कहते हैं। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शहादत हुई है सर, इस पे क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। पाकिस्तान को अलग थलग करने की हर कोशिश भारत दुनिया के हर मंच से करता आया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का रह रहकर पनपना ये गवाही देता है कि इलाज पूरा भी बाकी है।